आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। एमजेपी रोड यूनिवर्सिटी, इसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट पेपर रहेगा। इसमें आपका महामैराथन वीडियो है सेमेस्टर 3 का, और यह पेपर कोड है आपका 42703 सोशोलॉजी। ठीक है, सोशोलॉजी रिलेटेड जितने क्वेश्चन है आपको ये पेपर, अगर आपने वीडियो देख लिया पूरा तो निश्चित रूप से आपका पेपर जो है पूरा हल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल से मैंने इसमें समझा है। वीडियो लंबा हो सकता है तो अंत तक देखिएगा। और आप लोग किस कोर्स 5th सेमेस्टर में किस कोर्स का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट में जो हमारा एप्लीकेशन है हेमंत सिंह लेक्चर्स, उसका लोगो आपको इसमें शो हो जाएगा। उसे भी आप अपने फ्रेंड में और अपने आप डाउनलोड कीजिएगा। इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स पर कंप्लीट अपलोड हो चुका है सेमेस्टर 5 का। तो यहाँ पर है सोशोलॉजी समाजशास्त्र, पेपर आपका सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट, इस सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। ठीक है, इन्हीं भारत में सामाजिक परिवर्तन या फिर आंदोलन, ये दोनों चीज़ें आज हम अध्ययन करेंगे इसमें। तो इसमें हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार हैं, जिनके आंसर भी हमने मेन इसमें दिए हैं। तो वो है सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कर्म नहीं, यहाँ पर लिखा है प्रमुख कारणों का भी उल्लेख कीजिए और उसकी विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर दिया हुआ है समाज में परिवर्तन प्रकृति की ही देन है, या यूँ कह सकते हैं कि प्रकृति का ही नियम है। क्या है? सामाजिक परिवर्तन होना। और समाज का प्रति जो समाज है वो प्रकृति का एक अंग भी है। समाज जो परिवर्तन का प्रभाव समाज पर पड़ता है, अर्थात कहने का अर्थ जो ये हुआ वो है कि समाज में परिवर्तन होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सदस्य के साथ साथ समय के साथ साथ समाज में, ठीक है, समय के साथ साथ समाज के ढांचे, सामाजिक संबंध इत्यादि में परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, और अगर हम बातें करें परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन की प्रमुख 3 दिशाएं होती हैं, जिसमें कितनी होती, 3 होती हैं दिशाएं होती हैं। एक होती है रेखीय परिवर्तन, दूसरी चक्रीय परिवर्तन, तीसरी होती है चढ़ाव उतार या उतार चढ़ाव के रूप में परिवर्तन। ये 3 प्रकार से परिवर्तन की प्रमुख दिशाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वो है किंगस्ले डेविस के अनुसार इनकी परिभाषा है, सामाजिक परिवर्तन से हमारा मतलब केवल उन्हीं परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात सामाजिक संरचना के प्रकारों में घटित होता हो। ये इसकी परिभाषा है। अब आपको देखते हैं जोन्स ने क्या कहा है अपनी परिभाषा में। तो जोन्स के अनुसार है सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रियाओं तथा सामाजिक संगठन के पक्ष में होने वाले परिवर्तनों के बारे में चर्चा करता है। समांतर वर्णन करने का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन, ये आपका पॉइंट से हेडिंग डालोगे आप। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, ठीक है, और परिवर्तन और साथ ही हमारे समाज में परिवर्तन। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, और आपको कोई भी पेपर हल करना है इसमें आपको कम से कम 2 लेखक की परिभाषा आपको डाल देनी है। मॉडल पेपर्स का अपलोड कर दिया है हमने प्लेलिस्ट में, आप जरूर विजिट करते रहिएगा। वहाँ पर सारे को आपको वीडियो मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी मिलेंगे, आंसर भी मिलेंगे और मॉडल पेपर भी मिलेगा। प्लेलिस्ट पर आप विजिट जरूर कीजिएगा। मैं क्या बताता पेज के अनुसार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है इनकी समाज के बारे में, सामाजिक परिवर्तन के संबंध में। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन, तरीकों में होने वाला परिवर्तन, जिसके द्वारा व्यक्ति आपस में संबंधित होते हैं। ठीक है, ये हो गया। ऐसे आप डालोगे सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं या फिर लक्षण, इस तरह डालोगे और इंडल कर दोगे इसके लिए ब्लैक पेन से। फिर लिखना है क्या, अब इस तरीके से आप लिख दोगे इसके आगे, सामाजिक परिवर्तन एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सभी समाजों में निरंतर रूप से चलती रहती है। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है, बताया इस तरीके से आपको लिखना है। सामाजिक परिवर्तन प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं सामाजिक परिवर्तन में? देखिए, सार्वभौमिकता, जटिल प्रक्रिया, सामाजिक प्रकृति, गति में असमानता, गुणवत्ता, भौतिक तथा अभौतिक, इन्हीं को पॉइंट डाल के सार्वभौमिकता डाल दिया, इसके आगे आप लिखना है। जटिल प्रक्रिया लिख दिया, इसके आगे लिखना है। सामाजिक प्रकृति लिख दिया, इसके आगे लिखना है। ठीक है, डिटेल इसके आगे लिखना है। यही पॉइंट बनाने हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें आपका आ गया, कोई भी कम से कम 5 या 6 डालना है आपके लिए। भौतिक तथा अभौतिक प्रक्रियाएं, रेखीय तथा चक्रीय सिद्धांत, भविष्यवाणी असंभव होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन आप इसी में टॉपिक है आपका, अगर पूछ ले सामाजिक परिवर्तन के कारक या लक्षण, कारक या कारण क्या है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके शॉर्ट में होंगे और यही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में होंगे। सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण इस प्रकार है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, भौतिक पर्यावरण, तो इन्हीं को आपको पॉइंट बनाना है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लिख दिया, उसके आगे आप डैश मारोगे, फिर लिखना शुरू कर दोगे। भौतिक पर्यावरण, इसके डैश मारोगे, लिखना शुरू कर दोगे। सांस्कृतिक परिवर्तन, जनसंख्यात्मक कारक और प्रौद्योगिकी कारक, तो इनके आगे ऐसे डैश करके आप लिख देंगे। इनकी डिटेल लिखनी है आपके लिए पॉइंट डाल के, मैंने आपको पॉइंट बता दिए इसके अंदर।
संस्कृति क्या है? संस्कृति क्या है? यानी कि संस्कृति किस प्रकार समाज में परिवर्तनों को उत्पन्न करती है। ठीक है, तो यहाँ इसको देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है इसे आपको देखना है। संस्कृति सामाजिक परिवर्तनों के कारकों का प्रमुख कारक है। संस्कृति के अंतर्गत उन सभी भौतिक तथा अभौतिक, ठीक है, उन सभी भौतिक तथा अभौतिक तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, सम्मिलित किया जाता है, जिसका निर्माण या विकास स्वयं मानव के द्वारा अपने विशिष्ट प्रयत्नों द्वारा या प्रयास के द्वारा किया जाए। ठीक है, अब आता है संस्कृति का अर्थ। संस्कृति का अर्थ क्या है? संस्कृति का अर्थ है संस्कृति का अभिप्राय, जिसको पूछते हैं कैसे, इस मानव के द्वारा सीखने के व्यवहार से होता है। मनुष्य इस समाज में निरंतर निवास करते हुए कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। ठीक है, चेतन अचेतन सीखता है, उसी से ही संस्कृति कहते हैं, यानी कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन काल में प्राचीन काल से ही अपने अनुभवों के आधार पर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। ठीक है, सीखता ही रहता है, यही संस्कृति है। मनुष्य अपने अनुभवों के आधार पर अनेक प्रकार के भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं का निर्माण भी करता है, उसे ही संस्कृति कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ राइटर हैं, उनकी परिभाषा है। मेलिनोवस्की के शब्दों में क्या कहा गया है? संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था तथा उद्देश्य मूल क्रियाओं की क्या है? संगठित व्यवस्था है ये। अगला आपके राइटर हैं इसमें आपके हर्ट्ज़कोविट्ज़ के अनुसार क्या है? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। अब आ गए राइटर, क्या नाम है? टायलर के शब्दों में। तो टायलर के शब्दों में क्या है? संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, ठीक है, काल, आचार, शिष्टाचार, कानून, एक ऐसी अन्य क्षमताएं जो उसमें प्रदर्शित होती हैं, आदतों का समावेश रहता है, जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के नाते प्राप्त करता है। संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं? अब इनकी विशेषताएं देख लो। विशेषताएं में आपको ये पॉइंट डालने जो मैंने बताया आपके लिए। संस्कृति की विशेषता क्या है? संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है। ये पॉइंट डालोगे, इसके आगे लिखना शुरू कर दोगे। ऐसे ही संस्कृति में विरासत का गुण पाया जाता है। पॉइंट डालोगे, एरो लगाओगे, लिखना स्टार्ट कर दोगे। संस्कृति हमारे समाज के लिए आदर्श होती है। तो इस तरीके से पॉइंट डाल के आपको लिखना। ये सारे पॉइंट दिए हुए लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा? शॉर्ट क्वेश्चन में एक पॉइंट पूछ लेगा। वो क्या पूछेगा कि संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहायक सिद्ध होती है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये आपको शॉर्ट में पूछ लेगा वो, लघुत्तरी में। तो इसके बारे में लिख देना है। ठीक है, यहीं से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और दोस्तों में जरूर भेज कीजिएगा, शेयर करो, वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में जरूर बताना। और जिनका पेपर हो गया है वो पेपर का अपना स्क्रीनशॉट हमें भेज दें। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक जीवन में परिवर्तन। मैक्स वेबर के अनुसार क्या लिखा है उन्होंने? संस्कृति के पर्यावरण के एक अंग के धार्मिक व्यवस्था को संबोधित किया जाता है। इनके अनुसार क्या है? प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो पूंजीवाद के विकास में सहायक सिद्ध हुई हैं। किसका? पूंजीवाद के विकास में। ऐसे ही सामाजिक ढांचे व संगठन में परिवर्तन, राजनीतिक संगठन में परिवर्तन, औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन। तो ये पॉइंट पड़े हुए हैं, इन्हीं को आपको अपनी होर्डिंग, जो हम बोलते हैं ना कि हेडिंग बनानी है आपके लिए, इनकी डिटेल लिखनी इनके आगे। सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर क्या है? जैसे कि भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर है कि सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, भौतिक अभौतिक संस्कृति, इनमें अंतर पूछ लेता है, तो अंतर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगले क्वेश्चन में आप जाइए, हर्ट्ज स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो इनका सिद्धांत देख लीजिएगा। तो यह सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन के प्राणी शास्त्रीय उद्विकास से संबंध सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, जो कि जीव विज्ञान में इनका काफ़ी बड़ा रोल है डार्विन का। चार्ल्स डार्विन का नाम है, एक है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इनकी चर्चा करेंगे इस में। तो उद्विकास सरलता से जटिलता की ओर बहता है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि उद्विकास कम भिन्नता से अधिक भिन्नता वाले की ओर बहता है। ठीक है, या जीवों की ओर होता है। उद्विकास अंग्रेजी शब्द के इवोल्यूशन का हिंदी रूपांतरण है। इवोल्यूशन शब्द लैटिन भाषा के इवोल्यूर शब्द से बना है। ठीक है, ये जो लिख दोगे नंबर और 6 मिलेंगे। लेकिन आपको कम से कम प्रत्येक क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा, तो उसमें आपको कम से कम 2 या 3 लेखक की परिभाषा लिख देनी है, राइटर किसकी, अगर आपको 25 में से 25 नंबर चाहिए तो। इसका अर्थ ये होगा कि बाहर की ओर फैला हुआ। इस संदर्भ में विवेचना औद्योगिक विकास संप्रदाय के माध्यम से की गई है कि किस संप्रदाय के पादकों ने, इस संप्रदाय के जो प्रतिपादक हैं, जिसमें डार्विन है, स्पेंसर हैं, मॉर्गन हैं एवं टायलर हैं, ये विद्वान प्रमुख रहे थे। इन्हीं ने इस चीज़ की
मतलब क्या थी, परीक्षण किया था। अगला क्वेश्चन आपका है क्रांति के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। ये आपका लघुत्तरी मैंने दे दिया है। तो सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, ठीक है, इनमें पूछ सकता है वो। ठीक है, राजनीतिक क्रांति क्या होती है, औद्योगिक क्रांति क्या होती है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्रांति क्या होती है। तो ये एक नंबर में मतलब आपके अति लघुत्तरी में पूछ सकता है। औद्योगिक प्रौद्योगिक क्रांति है, आपकी धार्मिक क्रांति है, राष्ट्रवादी क्रांति है, संपूर्ण क्रांति है, इनमें से पूछ सकता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है सूचना प्रौद्योगिकी ने सामाजिक परिवर्तन में क्या भूमिका निभाई है। सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ, उद्देश्य, प्रमुख साधन के बारे में लिखिएगा। तो इनके साधन देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है। सूचना प्रौद्योगिकी का अभिप्राय होता है जनसंचार के उन साधनों से होता है जो सामाजिक एवं आर्थिक, धार्मिक रूप से राजनीतिक जीवन से संबंधित सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं, उन्हें और उनके व्यवहारों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है सूचना प्रौद्योगिकी के उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है, जागरूकता लाना है इनका उद्देश्य। इनको देखिए, अब यहाँ पे आप पॉइंट बना के इस तरीके से एरो बना दोगे, फिर इसकी डिटेल लिखोगे। सूचना का प्रसारण करना, डिटेल लिख दो किसके आगे। ग्रामीण क्षेत्रों में चेतना जगाना, आदिवासी क्षेत्र का विकास करना तथा सरकारी योजनाओं का योजनाओं का परिचय कराना। अगला आपका पॉइंट है कि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख साधन। इसके साधन क्या है, तो साधन देख लेते हैं। क्या है, आपकी प्रिंट मीडिया है, आकाशवाणी है, टेलीविज़न है और इंटरनेट। इनके द्वारा इनको हम परिचय करा सकते हैं, इनका प्रसार करा सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, क्या भूमिका है इसकी, वो देख लेते हैं। देखिए, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, सामाजिक स्थिरीकरण में परिवर्तन, सामाजिक विचारों में परिवर्तन, ये हमने पॉइंट बना दिए। तो इन्हीं के लिए पॉइंट बनाकर आपको आगे यूँ एरो लगाएंगे, आप इसके आगे फिर डिटेल लिखना शुरू कर देंगे। और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन मिलना 100% तय है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत कीजिए, ये व्याख्या कीजिए। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स का वर्ग सिद्धांत का विचार कि उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर समाज में बन जाते हैं, वर्ग बन जाते हैं। उनके कुछ अपने निहित स्वार्थ होते हैं और जिन वर्गों के हाथ में उत्पादन के साधन होते हैं वह शासक और पोषक बन जाता है और श्रमिक का शोषण करने लगता है। जो मजदूर वर्ग होता है, जो कमेरा वर्ग होता है, उसका शोषण करना शुरू कर देते हैं। कौन, जो बड़े लोग होते हैं। धीरे धीरे शोषित वर्ग क्या होता है, उसमें चेतना जगने लगती है और होता क्या है कि उनका शोषण किया जा रहा है, उन्हें ये लगने लगता है। यह वर्ग धीरे धीरे संगठित होने लगते हैं। इनमें से असंतोष की भावनाएं बढ़ने लगती हैं, जिससे कि वर्ग संघर्ष की नींव पड़ती है। अर्थात शक्तिशाली वर्ग निर्बल वर्ग पर जो है संघर्ष, तो क्या लगता है, अर्थात क्या हुआ, शक्तिशाली वर्ग जो है और निर्बल वर्ग के बीच संघर्ष होने लगता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष कोई आधुनिक भारतीय वर्ग संघर्ष नहीं है। ये आधुनिक वर्ग संघर्ष नहीं है, ये इतिहास के प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। ठीक है, मतलब आदिकाल से लेकर संघर्ष मालिक और दासों के बीच होता था। उसके बाद में परिणामस्वरूप दास प्रथा समाप्त हो गई। फिर क्या हुआ, सामंती आ गए, यानी सामंतवादी युग आया। उसमें सामंत तथा भूमिहीन जो कृषक थे, श्रमिक थे, उनके बीच हुआ, जिससे सामंती व्यवस्था का अंत हो गया। अब फिर आ गया सामंत के बाद में क्या आया, अब आया पाश्चात्य आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था। इसके बाद में क्या आ गया, वर्तमान समय में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ गई, इसका जन्म हो गया। इसमें पूंजीपति क्या होता है, श्रमिक वर्ग, दो वर्ग बन गए, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो वर्ग भेद जो है वो स्पष्ट हो गया कि वर्ग भेद है, और जब तक वर्ग भेद रहेगा तब तक संघर्ष चलता रहेगा। आज ये संघर्ष पूंजीपति और श्रमिक के बीच में आज भी जारी है। कार्ल मार्क्स ने यह भी लिखा है कि वर्ग संघर्ष जो है एक निरंतर चलने वाला क्रम है। जब तक समाज में वर्ग रहेंगे संघर्ष भी रहेगा, अर्थात संघर्ष होता रहेगा। अब आइए वर्ग संघर्ष की विशेषता देख लीजिए, क्या है इन्होंने बताइए। तो वर्ग संघर्ष उत्पादन के तरीकों से संबंधित है। वर्ग संघर्ष के द्वारा ही सत्ता परिवर्तन होती है, इन सत्ता परिवर्तन आता है। अगर वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। अगला आपका है जैसे जैसे उत्पादन के साधन मतलब बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे समाज में वर्ग भी बदलते जाते हैं। ठीक है, बदलते जाते हैं। अगला पॉइंट है आपका, अगला जो क्वेश्चन है आपका, शासक वर्ग अपनी जो शक्ति है वो एकाधिवादी प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए धर्म है, ठीक है, यानी धार्मिक परंपरा है, दर्शन है इत्यादि का सहारा लेता है। कौन, शासक वर्ग। नंबर 8, वर्ग संघर्ष की आलोचना के कुछ तथ्य स्पष्ट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका आ गया। तो कार्ल मार्क्स के वर्ग सिद्धांत के कुछ दोष भी हैं जो कि इस प्रकार हैं। लोगों ने बताया कि संघर्ष स्वाभाविक नहीं होता है, बल्कि आकस्मिक और अस्थायी भी होते हैं। समाज का आधार क्या है, अयस्थ है,
अगला है कार्ल मार्क्स का, ये भी विचार तर्कपूर्ण नहीं है कि संघर्ष मानव समाज का अनिवार्य नियम है, क्योंकि ये समाज में सहयोग भी पाया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ मतलब लागू नहीं हो पा रही है। अगला है पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हो? तो पश्चिमीकरण में आधुनिकीकरण में अंतर क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, या तो इसकी प्राधान्यता पूछेगा या इनमें अंतर पूछ लेगा। तो क्या अंतर देख लीजिएगा। सामाजिक परिवर्तन की अनेक प्रक्रिया पश्चिमीकरण की प्रमुख प्रक्रिया है, जो सामाजिक परिवर्तन में अपना महत्वपूर्ण सहयोग देती है, या कह सकते हो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पश्चिमीकरण का अर्थ क्या हुआ वो देख लेते हैं। ऐसे ही आप डालेंगे जैसे मैंने बताया, पश्चिमीकरण अथवा पाश्चात्यकरण वह प्रक्रिया है जो पश्चिमी संस्कृति के किसी भी समाज पर होने वाले प्रभाव व दृष्टिगोचर परिवर्तन को उजागर करती है। अब यहाँ पर कुछ राइटर की परिभाषाएं हैं। डॉक्टर एम एन श्रीवास्तव के शब्दों में क्या है? मैंने पश्चिमीकरण की ब्रिटिश शब्द को ब्रिटिश राज्य से 150 वर्ष बाद के साधन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज है उसकी संस्कृति में उत्पन्न हुए परिवर्तनों का लिए प्रयोग किया था। और यह शब्द विभिन्न स्तरों से, जैसे प्रौद्योगिकी, विचारधारा, मूल्य घटित होने में वाले परिवर्तनों का द्योतक है। ठीक है, अब यहाँ पे पहुँचते हैं पश्चिमीकरण की विशेषताएं क्या हैं। तो पश्चिमीकरण विशेषताएं देख लेते हैं क्या हैं। पश्चिमीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, इसका डिटेल आगे लिख दोगे। पश्चिमीकरण एक तटस्थ प्रक्रिया है, इसका अभिप्राय है कि पश्चिमीकरण की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। अगला पॉइंट है पश्चिमीकरण कैसी प्रक्रिया है? एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है। पश्चिमीकरण एक मूर्त प्रक्रिया है, इसके परिणामों का हम उल्लेख यानी कि अवलोकन कर सकते हैं, उसे जांच कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव क्या पड़ता है? जाति प्रथा पर प्रभाव पड़ता है, विवाह प्रथा पर प्रभाव पड़ा, स्त्रियों की स्थिति में प्रभाव पड़ा, इनकी स्थिति बेहतर हुई है, रीति रिवाज प्रभावित हुए हैं, संयुक्त परिवार भी प्रभावित हुआ है, धार्मिक जीवन प्रभावित हुआ है। ठीक है, और प्रभावित साहित्य क्षेत्र भी हमारा प्रभावित हुआ है, राजनीतिक जीवन भी प्रभावित हुआ है, और शिक्षा क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा अगला है कि सामाजिक आंदोलन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं का व्याख्यान कीजिए। तो इस आपके पेपर को पूरा करने के लिए मुझे कम से कम 4 घंटे से कम मैं आपकी पीडीएफ बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग 10 लोगों में शेयर कीजिएगा, जितने मेरे बच्चे देख रहे हैं। आप सब लोगों से ये उम्मीद रहती है आप लोग शेयर करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। सामाजिक आंदोलन का अर्थ क्या होता है? तो आधुनिक परिवेश में यहाँ सामाजिक आंदोलन केवल इतिहास एवं प्राचीन घटनाओं के विषय में ही अध्ययन या डिटेल नहीं है, बल्कि अब इसे समाजशास्त्रीय परिक्षेत्र में भी देखा जा सकता है। स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व सामाजिक आंदोलन द्वारा सामाजिक व्यवस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं में जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ है उससे समाजशास्त्री वैज्ञानिकों की रुचि इस सामाजिक आंदोलन की ओर बढ़ती जा रही है। सामान्य तौर पर सामाजिक आंदोलन को ऐसे सामूहिक कार्य के रूप में देखा जा सकता है जिसकी दृष्टि से कोई विशेष समुदाय अपनी सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक व्यवस्थाओं में वांछनीय परिवर्तन ला सके। तो इस तरीके से आप लिख देना है पहले। अभी आप ये डाल दोगे परिभाषा, डेफिनेशन किसकी है? पी.बी. हटन की है ये। तो इनका है सामाजिक आंदोलन में सामूहिक जो प्रश्न है वो ये है कि जिनका उद्देश्य अपने समाज और अथवा अपने सदस्यों में परिवर्तन लाने के लिए या परिवर्तन को प्रोत्साहित करना होता है अथवा उसका विरोध करना। इन दोनों में से एक होगा, या तो उसको प्रोत्साहित करेंगे या फिर उसका विरोध करेंगे। ये हटन की परिभाषा है। अब है हर्बर्ट ब्लूमर के शब्दों में क्या लिखा है इन्होंने? जीवन की एक नई सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने के उद्देश्य से किए जाने वाले सामूहिक प्रयास को हम कहते हैं सामाजिक आंदोलन। ठीक है, सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं क्या हैं ये हेडिंग डालोगे आप, और फिर इसके नीचे डाल दोगे आप इस तरह के पॉइंट जो मैंने डाले हैं। समस्या से संबंधित होता है, परिवर्तन का एक उद्देश्य होता है, तो ऐसे ही डालोगे, एरो बनाओगे, फिर इसकी डिटेल्स के आगे लिखना शुरू कर दोगे आप लोग। अगला आपका है सामूहिक प्रयास, एक विचारधारा, संगठनात्मक। तो ये सारे पॉइंट हैं, इस तरीके से अंडरलाइन डाल के और एरो बना के आप इसकी डिटेल्स के आगे लिखते चले जाओगे। अगला क्वेश्चन आपका है, इसी में पॉइंट और है, परिवर्तनशील प्रकृति होती है, निश्चित उद्देश्य होते हैं एवं विचारधारा। ये पॉइंट मैंने बताया, इन पॉइंट को आप लॉन्ग क्वेश्चन के तरीके डाल सकते हो। पर याद रहे कि कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आप कर रहे हो या शॉर्ट क्वेश्चन भी कर रहे हो, लघुत्तरी भी कर रहे हो, तो उसमें भी क्या होना चाहिए कि आपका उसमें भी जो राइटर की परिभाषा आपको जरूर लिखनी है। यदि आपको नंबर 25 में तो 25 चाहिए या फिर 15 में से 15 नंबर चाहिए। सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं? तो आइए आप देख लेते हैं सामाजिक आंदोलन की परिभाषा क्या है। ये मैंने कई बार समझा चुका हूँ, पीछे समझा चुका हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा। परिवर्तन प्रकृति का एक निश्चित नियम है जो निरंतर चलता रहता है और प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं।
सामाजिक परिवर्तन में भी संगठन और विघटन की स्थिति बनी रहती है। अब आता सामाजिक आंदोलन का अर्थ। अब इसको कैसे लिखोगे आप? ऐसे लिख दोगे, सामाजिक आंदोलन सरल शब्दों में बहुत अधिक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से संगठित होकर किसी निश्चित उद्देश्यों के आधार पर अपेक्षित व्यक्तियों को इकट्ठा करके जब हम कोई परिवर्तन समाज उत्पन्न करना चाहते हैं अथवा परिवर्तन को रोकना चाहते हैं, तो प्रारंभिक समाजशास्त्रियों ने रुचि के सामाजिक परिवर्तन के एक प्रयास में हम इसको देख सकते हैं। अब देखिए सामाजिक आंदोलन के प्रकार, कौन कौन से प्रकार आंदोलन के, तो यहाँ पर देख लीजिए, सुधारवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, खंडात्मक आंदोलन, संपूर्णतावादी आंदोलन, सुधारवादी आंदोलन, विरोधपूर्ण आंदोलन। तो ये आंदोलन है कौन से? समाज के आंदोलन है ये, ठीक है। रूपांतरणकारी आंदोलन ये हो गए। कुछ अन्य आंदोलन भी हैं जो इस प्रकार हैं, देखिए उनमें से कौन कौन से हैं आपके, वो दिखाते हैं आपको हम। अन्य आंदोलन क्या, ये भी डाल सकते हैं आप लोग। सुधार आंदोलन 18वीं, ये भी सामाजिक सुधार हुआ था। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ जम चुकी थी। राजनीतिक सत्ता की स्थापना के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति की विचारधारा भारतीय जीवन को प्रभावित करने लगी थी। भारत के लिए एक चिंता एवं सांस्कृतिक आक्रमण का संकट का समय था। हिंदू धर्म के सिद्धांतों और हिंदुओं की सामाजिक लोक परंपराओं में मौलिक परिवर्तनों की आवश्यकता थी। राजा राम मोहन राय, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है आपका ये, जिन्होंने समाज सुधार के लिए पहला आंदोलन किया है। और सावित्रीबाई फुले, एक जो विश्व की, हमारे इंडिया की सबसे पहली महिला शिक्षिका थी वो। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों ने सशक्त धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों को चलाकर जो हमारे भारतीय लोग सोए थे उनको जगाने का प्रयास किया है। आइए अब कुछ देख लेते हैं भारत के कुछ प्रमुख समाज सुधार आंदोलन। ब्रह्म समाज आंदोलन जो संस्था क्यों हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 में की थी। इसका उद्देश्य था, कलकत्ता यानी कि उत्तर प्रदेश में ही की थी। इसका ये एक धार्मिक संस्था थी, पर इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना या फिर बुराइयों को दूर करना। अब बात कर लेते हैं आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना भी इसी तरह के इस तर्ज पे नहीं हुई थी, थोड़ा सा बदलाव था इसमें। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी में। ये मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी, यानी महाराष्ट्र राज्य है, मुंबई उसका शहर है, और 1875 ईस्वी में की थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना किसने? दयानंद सरस्वती ने। इस संस्कृति का, और ये मतलब बड़ी संस्कृति के पुजारी थे, तो इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। आइए अब देखते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन ये भी ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज की भांति ही रामकृष्ण परमहंस थी। इस काल का प्रमुख आंदोलन था कि इस मिशन में जो थे कि स्थापना जो अपने स्वामी विवेकानंद ने 1897 में ईस्वी में की थी, अपने परम पूज्य गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। कुछ आंदोलन मुसलमानों ने भी किए थे, मुस्लिम वर्ग में हुए, जिसमें अहमदिया आंदोलन, ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन और बहावी आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन की चर्चित है, अलीगढ़ अपना जिला उत्तर प्रदेश का। तो इस तरीके से वीडियो आपका कवर हो गया।